This is second part of chapter number 2 from unit 1 of history book The World After 1945. This is SOL book. Now 2.3 phrases and politics of cold war, यानी जो कोल्ड वॉर था उसके क्या हुए, बहुत सारे अप एंड डाउन हुए, यानी कि कोल्ड वॉर स्टेशनरी नहीं था, बिल्कुल एक पोजीशन में नहीं रहा, काफ़ी उसमें अप एंड डाउन हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे कोल्ड वॉर को ब्रॉडली कुछ फेजेस में डिवाइड कर दिया गया। जब एक फ़ेज़ आया तो कौन उसके ऊपर हैवी रहा, रशिया था, सॉरी यूएसएसआर था या यूएसए था, तो दोनों की पावर्स कैसी थी इन काफ़ी फेजेस में, वो हम पढ़ेंगे। नाउ कम्स फर्स्ट फेज़ 1946 टू 1949। इसमें क्या बता रखा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1949 के बाद, तो क्या हो गया, टू सुपर पावर्स इमर्ज हो गई, यूएसए और यूएसएसआर। प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई, याल्टा कॉन्फ्रेंस में। कब याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें क्या बोला गया कि जो ईस्टर्न यूरोप है उसमें फ्री इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाएगा। अब इलेक्शंस, फ्री इलेक्शंस होंगे तो उसमें अब उन्हीं की मर्जी है। जो ईस्टर्न यूरोप था वो पहले किसका था, यूएसएसआर का, लेकिन अब उनकी ईस्टर्न यूरोप वाले जो कंट्रीज़ हैं उन सब की चॉइस रहेगी कि वो कौन से वाले इस सिस्टम को चूज़ करना चाहते हैं, वेदर कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। इट इज़ देयर चॉइस टू चूज़ फ्रॉम देम। अब अमेरिका ने हमेशा क्या कोशिश की है कि जो रशिया में जो रेड रिज़ाइम चल रहा है उसको कंट्रोल करे। और जबकि रशिया का जो क्लाइमेट था वो कैसा था कि वो हमेशा ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को फेवर करा था, और फर्स्ट टाइम पोलैंड में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया गया था। अब ऐसे ही बहुत सारे हुए, एक्सटेंड होती चली गई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बल्गेरिया में, रोमानिया में, हंगरी में, यूगोस्लाविया में, और बार बार जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनमें, मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या हो गया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई। और क्या हुआ, दिस वॉज यूजुअली, और ये कैसे किया जाता था, हाउ कैन समवन इमेजिन कि एक साथ सभी कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ रही है। वो अलग अलग अनफेयर मीन्स के साथ किया जाता था। किलिंग ओपोजिशन हो जाते थे कि ओपोजिशन में जो पार्टी उनको किल कर दो, जेल कर में डाल दो उन्हें, या फोर्स का यूज़ करो। तो इन सब ये रशिया यूज़ करा था, यूएसएसआर यूज़ करा था इन सबको, ताकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को वहाँ इस्टेब्लिश कर सके। अब इससे क्या हुआ, इन्फ्लुएंस था जो रशिया का वो स्टार्ट हो गया, और इसको अमेरिका ने यूज़ किया। रशिया के एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए अमेरिका ने भी क्या किया, ग्रीस और तुर्की इन दोनों की हेल्प की, ताकि उनमें कैपिटलिज्म को, अब अगर रशिया या यूएसएसआर अगर अपना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फैला रहा है, तो ऐसे ही अमेरिका भी करेगा। अमेरिका ने क्या किया, अपनी कैपिटलिस्ट जो गवर्नमेंट थी उसको इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। किसका यूज़ किया, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन का, जो 1947 में मार्च में यूज़ किया उन्होंने, ताकि ग्रीस और तुर्की में क्या हो जाए, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया जाए। और इसका एम क्या बताया गया कि जो इनका डिस्ट्रक्शन हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप में, हम उसकी हेल्प करेंगे। तो इसके लिए यूएसए ने क्या किया, मार्शल प्लान को इंट्रोड्यूस किया जून 1947 में। इससे क्या करा उन्होंने कि जो भी लोग थे जिनका जो भी लॉस हुआ है उनकी हेल्प करी जाएगी। कहाँ, वेस्टर्न यूरोप में। वेस्टर्न यूरोप किसके अंडर था, यूएसए के अंडर। अब इसको देखते हुए अब रशिया ने क्या किया, रशिया ने मोल्टोवो प्लान को इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि वो क्या करे, अपनी सैटेलाइट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करे। सैटेलाइट्स मतलब जो उसकी अलग अलग कंट्रीज़ जो रशिया के फेवर में थी उनके लिए। रशिया यूएसएसआर बेसिकली अगर हम देखें तो 15 कंट्रीज़ को मिला के बना था, जिसमें रशिया हेड था। तो अगर आई एम यूजिंग रशिया इन प्लेस ऑफ यूएसएसआर देन इट्स ओके, बट व्हेन यू आर राइटिंग आंसर देन प्लीज़ कीप इन माइंड राइट यूएसएसआर और सोवियत यूनियन। अब क्या हो गया, जब उसने मोल्टोवा प्लान को यूज़ किया रशिया ने, तो क्या हुआ, उसने भी अपनी जो सैटेलाइट्स थी, मतलब अपनी जो कंट्रीज़ थी जो उसको फेवर कर रही थी, उनके लिए उन्होंने मोल्टोवा प्लान को यूज़ करके उन्हें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की, उनको हेल्प किया। अब रशिया ने क्या किया, रशिया ने स्लोवाकिया को भी इंटरवीन कर लिया, और उसमें भी कम्युनिस्ट रूल को इस्टेब्लिश कर दिया 1948 में। अब क्या हो गया, टेंशन इंक्रीज़ हो रही थी दोनों के बीच में, विद टेंशंस माउंटिंग इन बोथ द कैंप्स। जर्मनी ने देख लिया कि अब किसकी टर्न आ गई, अब आगे टर्न जर्मनी की। अब जर्मनी ने क्या, जर्मनी को भी डिवाइड कर देंगे। एक पोस्ट डैम रेजोल्यूशन पास हुआ था 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 को एंड किया गया था। इसमें क्या बोला गया था कि जो जर्मनी है वो बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो इसको डिवाइड कर दो, ताकि इसकी जो मिलिट्री फोर्स है, इसके वेपन्स है, वो सब डिवाइड हो जाए। और इन्होंने बोल दिया था कि जो जर्मनी इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो,
एक यूएसए रख लेगा, एक यूएसएसआर, एक फ्रांस रख लेगा और एक ब्रिटेन रख लेगा। तो इसी को फॉलो करते हुए उन्होंने जर्मनी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक ईस्ट जर्मनी बन गई और एक वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी गई यूएसए की साइड और उन्होंने क्या नाम दे दिया उसे, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। और जबकि जो यूएसएसआर की साइड गई उसको नाम दे दिया जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दिस पार्टीशन ऑफ जर्मनी वॉज द रिजल्ट ऑफ, ये पोस्टडैम रेजोल्यूशन का रिजल्ट था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और क्या बोल रहा, और यहाँ क्या बता रखा है कि जो टेंशन्स थी वह एस्केलेट होती चली गई। कब, जब बर्लिन ब्लॉकेड हुआ। बर्लिन को भी डिवाइड कर दिया गया ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन में। और बर्लिन में जो सोवियत यूनियन था उसने स्टॉप कर दी जो वेस्टर्न पावर्स थी, जो वो अगर वेस्ट साइड में अपनी हेल्प कर रही है वेस्ट बर्लिन की तो देन इट्स ओके, लेकिन अगर वो ईस्ट साइड मारे तो इट इज़ नॉट ओके। तो उसने क्या कर दिया, मैसिव एयरलिफ्ट बना दी वहाँ और ब्लॉकेड कर दिया, यानी कि वेस्ट बर्लिन से ईस्ट बर्लिन तक कोई भी सामान अब नहीं आएगा। अब ऐसे ही टेंशन स्टार्ट होती चली गई और फॉर्मेशन हो गई नाटो की 1949 में। और ऐसे ही उनकी फ्यूरियस रेस स्टार्ट होती चली गई न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए। यूएसए अलग न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था और यूएसएसआर अलग न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था। अब क्या हुआ, स्टालिन की हो गई डेथ। स्टालिन कौन थे, यूएसएसआर में थे। और रिजाइम का चेंज हो गया यूएसए में, यानी वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है तो कोल्ड वॉर क्या हो गया, इट टुक अ हॉल्ट, यानी वो वहीं स्टॉप हो गया। अब नाउ कम्स सेकेंड फेज 1949 टू 1953। इसमें बेसिकली कोरियन वॉर के बारे में डिस्कस कर रखा है। यहाँ बताया है कि क्या हुआ, अब दोनों में क्या हुआ था, यूएसए में जो गवर्नमेंट थी वो चेंज हो गई थी, जबकि यूएसएसआर में जो स्टालिन थे, जोसेफ स्टालिन, उसकी डेथ हो गई थी। तो अब क्या हुआ, दोनों के बीच में कूलिंग पीरियड था, अब शांति का माहौल था। लेकिन 1945 में मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी सोवियत रशिया में और अमेरिका में और यूके के बीच में, जहाँ क्या डिसाइड किया गया था कि जो कोरिया है, कोरिया इज़ अ कंट्री, इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर स्टेबिलिटी लाएंगे। और इसके अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए जो कोरियंस हैं, यानी ना तो वो नेटो को ज्वाइन करेंगे, ना वो मतलब ना वो यूएसए को ज्वाइन करेंगे, ना ही वो यूएसएसआर को ज्वाइन करेंगे। अब क्या हो गया था, जब जो कोरियंस थे वो डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंस की, तो टॉक्स वर गोइंग ऑन। और जब मॉस्को के जो एग्रीमेंट हुआ था, मॉस्को में एग्रीमेंट हुआ था ना कि कोरिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जाएगा, तो अब यूएसए सोच में पड़ गया कि यूएसए ने सोचा कि कहीं नॉर्थ कोरिया इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में कहीं ये अपने अंदर कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ना स्टार्ट कर दे, ना इस्टेब्लिश कर दे। तो अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में ऐसी टेंशन्स होती चली गई, सस्पिशन बढ़ता चला गया और ये किस्सा चला गया यूनाइटेड नेशंस के पास। 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनी थी, 1950 में ये बात उनके पास चली गई कि नॉर्थ कोरिया का क्या करे या कोरिया का क्या करे। तो इससे पहले कि डिसीजन आ पाता ऑलरेडी फाइट हो गई नॉर्थ कोरिया की और साउथ कोरिया के बीच में। नॉर्थ कोरिया ने हेल्प ली किसकी, चाइना की और रशिया की, दोनों की हेल्प लेकर उसने क्या कर दिया, वॉर स्टार्ट कर दिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई और क्या हो गया, चीज़ें हाथ से बाहर जा रही थी। इससे पहले अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड कर दी साउथ कोरिया को। और अब फेवरेबल क्लाइमेट आ गया। 1953 में पीस ट्रीटी साइन हो गई, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो वॉर था वो रुक गया। लेकिन अब और एक्शंस को फियर करते हुए यूएसए ने सोचा कि कहीं अभी भी इसके अंदर सोवियत यूनियन ही ना इम्पैक्ट दे दे। इससे पहले क्या होगा, उसने बहुत सारे डॉलर अमाउंट, उसने बहुत ह्यूज डॉलर अमाउंट उसने खर्च किया वहाँ उसके अंदर इन प्रोपेगेंडा अगेंस्ट कम्युनिज्म, यानी कम्युनिज्म को ना लाया जाए इसके लिए उसने बहुत पैसे दिए, डॉलर का यूज़ किया उसने। ऑन द अदर हैंड सोवियत रशिया ट्राइड टू इक्वलाइज इटसेल्फ विद अमेरिका। और जो सोवियत रशिया था वो क्या कर रहा था कि अपने आप को जो उसके रिलेशंस है वो मेंटेन कर ले अमेरिका के साथ भी। और उसने क्या कर दिया, अब एटम बॉम्ब को टेस्ट कर दिया। जब भी किसी को पावर दिखाना चाहते थे वो एक एटम बॉम्ब को टेस्ट कर देते थे। अब उन्होंने अपनी पावर को दिखाने के लिए और अमेरिका के साथ रिलेशंस इस्टेब्लिश करने के लिए क्या कर दिया, उन्होंने एटम बॉम्ब को टेस्ट कर दिया। और जो ट्रीटी साइन की थी उन्होंने मॉस्को में, उसके अलावा भी अब भी वे दोनों ही क्या करने लग गए, यूएसए भी और यूएसएसआर भी दोनों ही कोरिया के अंदर इन्फ्लुएंस अपना दिखाने लग गए। इस फेज़ में बेसिकली बात क्या हुई है कि दोनों ने ही क्या कर दिया, अपना इन्फ्लुएंस को भी कम रखा है, लेकिन गेम ऑफ पावर, उसने पावर का गेम खेला है। और क्या किया, कोरिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस ना होते हुए इनडायरेक्ट उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस दिखा रखा है। नाउ कम्स
थर्ड फेज़ 1953 टू 1957। इस फेज़ में हमें बता रखा है कि अब की बार उन्होंने रीजनल कॉपरेशंस को अनाउंस कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ने सीटो बनाया, सेंटो बनाया और मीडो बनाया। सीटो होता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1954 में। सेंटो बनाया उन्होंने 1955 में, और लेटर दे ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड MEDO, मिडल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या था, इन्होंने बिल्कुल थोड़े ही टाइम के अंदर पूरी जो सोवियत रशिया है उसके अंदर क्या कर दिया, उसके एक्सपेंशन को रेस्ट्रिक्ट कम करने के लिए उसके चारों ओर उन्होंने मिलिट्री अपनी इस्टेब्लिश कर दी, अपनी मिलिट्री को सेटल कर दिया। 43 कंट्री को उन्होंने मिलिट्री प्रोवाइड करी। 3,300 उन्होंने मिलिट्री बेसिस बनाए। कहाँ? ओनली सोवियत रशिया के अराउंड, ताकि क्या कर सके, वो एक दूसरे रशिया का एक्सपेंशन को कंट्रोल कर सके। दोबारा म्यूचुअल कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गया इनका वियतनाम वॉर में 1955 के बीच में। अब क्या हुआ, अमेरिका के इतनी पावर्स को देखते हुए, सीटो सेंटो मीडो को देखते हुए रशिया ने क्या किया, रशिया ने साइन किया वॉर्सो पैक्ट। ये 12 कंट्रीज़ का पैक्ट था। अब सेम टाइम अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, उसने क्या कर दिया, हंगरी को फ्री कराना चाहा कम्युनिस्ट रूल से, लेकिन अटैम्प्ट फेल हो गया। बहुत द सुपर पावर्स ये दोनों रेडी थी ताकि एक दूसरे को मिलिट्री स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सके, तो दोनों ने ही क्या किया, हाइड्रोजन बम को टेस्ट किया। अब क्या हुआ, इनके एक्शन को अब देखा गया कि जो ये है, अब इन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब को टेस्ट किया, तो इसके बाद क्या हुआ, इनकी जो लीडरशिप थी वो चेंज हो गई। लीडरशिप चेंज होने के बाद क्या हुआ, इनके फिर से जो पावर रिलेशंस थे वो नॉर्मल हुए। कंडीशन दोनों की नॉर्मल हुई थी, इतने में क्या हुआ, अब इन्होंने क्या हुआ, नॉर्मल कंडीशन में हुई तो अमेरिका ने भी और USSR ने भी, दोनों ने 1956 में स्यूज़ कैनाल क्राइसिस के ये यहाँ एक एग्रीमेंट किया। और इस एग्रीमेंट में क्या बताया गया कि जो अमेरिका है वो उसके एलाइज को हेल्प नहीं करेगा, जैसे इंग्लैंड को, फ्रांस को, और जो सोवियत यूनियन थी उसने क्या एग्री किया कि जो अपोजिंग पार्टीज़ हैं, जैसे कम्युनिस्ट के अलावा जो और पार्टीज़ हैं वो उनकी हेल्प करेगा। ओके, अब वो सिर्फ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ही इस्टेब्लिश करने में ध्यान नहीं देगा। अब इनके कंडीशंस नॉर्मल थी, रिलेशंस नॉर्मल थे, लेकिन अब क्या हुआ, सून वियतनाम वॉर आ गया। दोनों के बीच में फिर से इनके पावर रिलेशन चेंज हो गए, दे वर टोटली अगेंस्ट ईच अदर। और जो वियतनाम वॉर है, लेटर इट इज़ डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। हाउएवर जो इंटेंसिटी थी इनकी, अब इनके बीच में जो वियतनाम वॉर था वो आ गए इन दोनों के बीच में, जिससे पावर रिलेशंस इनके फिर से स्पॉइल हो गए। लेकिन जो इंटेंसिटी थी इस वॉर की, उसको देखते हुए भी वॉर जो था वो रुक गया। और फर्स्ट पीस टॉक समिट हुई कहाँ, जिनेवा में 1955 में। बाद में एक ट्रीटी हुई जिसको साइन किया गया बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के बीच में 1957 में, जिसका नाम दिया गया ANZUS, यानी सभी कंट्रीज़ ने ही अपना नाम देकर क्या किया, उसको साइन किया। और इसको साइन क्यों किया गया, टू स्ट्रेंथन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। नाउ कम्स फोर्थ फेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1957 टू 1962। अब इस फेज़ के बारे में बताया गया है कि इसमें इट वॉज मार्क्ड बाय टू एक्सट्रीम एंड्स। दो हाथ थे, अब इसके टू टाइप्स थे ये। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि जो थ्योरी थी कि पीसफुल कोएक्सिस्टेंस वो डेवलप हो गया, लेकिन सेकेंड टाइम उन्होंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को भी देखा। तो दोनों तरीके के यहाँ हमें केसेस मिले हैं। या एक बार तो वो पीसफुली रहना चाहते थे, जबकि सेकेंड टाइम उन्होंने एक दूसरे को देखकर रिवॉल्ट भी किया। सबसे पहले बता रखा है कि पावर जो इनिशियली जो बोथ पावर्स थी उन्होंने म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस दिखाया ताकि वो सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंजेस कर सके। 1959 में जो रशिया के प्रेसिडेंट थे वो कहाँ चले गए, हिस्टोरिकल टूर पर चले गए अमेरिका में। और क्या किया इन्होंने, एक न्यू मैसेज दिया कोऑपरेशन का कि अब हम दोनों क्या कर रहे हैं, कोऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री की दोनों कंट्रीज स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत शॉर्ट लिव था ये, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं चला। और क्या हुआ, एक अमेरिकन स्पाई प्लेन था जो रशिया में मिला, और ये अमेरिका ने इसको माना कि हाँ ये हमारा ही प्लेन है, और स्पाई कर रहे थे। तो ये दोनों के बीच में दोबारा रिलेशन ख़राब हुए। नेक्स्ट क्या हुआ, बर्लिन क्राइसिस टुक प्लेस। अब जब वेस्ट बर्लिन था उसमें जो अमेरिका की फोर्सेस खड़ी थी, रशिया ने क्या बोला कि इंसिस्ट किया कि तुम अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लो फ्रॉम वेस्ट बर्लिन, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया अमेरिका ने। एट द सेम टाइम क्या हुआ, ईस्ट जर्मनी के जो लोग थे जो रशिया के अंडर थे, जो USSR के अंडर थे, वो कहाँ जा रहे थे, वो चले जा रहे थे उसके अंदर, वेस्ट जर्मनी के अंदर। थाउजेंड्स ऑफ देम वर एस्केपिंग टू वेस्ट जर्मनी। इससे क्या हुआ, रशिया ने एक बिल्ड कर दी 25 मीटर एक लंबी बर्लिन वॉर 1961 में, ताकि जो वेस्ट जर्मनी और जो ईस्ट जर्मनी के लोग हैं वो आपस में नहीं जा पाए, एक दूसरे के साथ मतलब भी माइग्रेट नहीं कर पाए। इस सब से क्या हुआ, 1962 में एक बिग न्यूक्लियर वॉर
बिल्कुल उसके क्लोज में आकर रह गई। क्या हुआ? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। इसके इट एग्रेवेटेड द कोल्ड वॉर, यानी कि अब क्या हुआ कि क्यूबा एक कंट्री है जो यूएसए के बिल्कुल नीचे है, और ये फिडल कैस्ट्रो यहाँ क्या थे, यहाँ इनके लीडर थे क्यूबा के। अब क्या हुआ कि फिडल कैस्ट्रो यानी जो क्यूबा के लीडर थे और रशिया, इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। लेकिन अमेरिका क्या चाहता था? अमेरिका चाहता था उसको स्टॉप करना। किसको स्टॉप? कम्युनिज्म के स्प्रेड को स्टॉप करना। तो उसने क्या कर दिया? क्यूबा के ऊपर अटैक कर दिया इन बे ऑफ पिग्स। तो अब लेकिन ये जो अटैक था ये काफ़ी छोटा था, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हाई नहीं थी कि जो क्यूबन गवर्नमेंट थी उसने ईजिली रिटेलिएट कर लिया और अमेरिकन की फोर्सेस थी जो उनको हरा दिया। अब इंसिडेंट को देखते हुए रशिया ने क्या किया? रशिया डिसाइडेड टू सेट अप न्यूक्लियर मिसाइल्स। उसने क्या कर दिया? न्यूक्लियर मिसाइल स्टार्ट कर दी जो यूएसए का बॉर्डर था उसके 100 माइल्स दूर, और ऐसी मिसाइल थी कि दे वर डायरेक्टली हेडिंग यूएसए, यानी वो बिल्कुल यूएसए की हेड कर रही थी। मतलब कि बस बटन दबाने की देर है, अब यूएसए बिल्कुल यूएसए की जो सारी सिटीज़ थी वो अच्छे से डिस्ट्रॉय हो जाती। ऐसे मिसाइल्स उसने वहाँ सेट कर दी। अब ऐसे देखने के बाद, रशियन बेसिस वहाँ देखने के बाद, जॉन एफ कैनेडी जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने क्या बोला? उसने उनको बताया गया कि अब आप अटैक कर दो उसके ऊपर, रशिया के ऊपर, लेकिन नहीं, ही एक्टेड इन रेस्ट्रेंट। उन्होंने देखा कि अगर मैं रिटेलिएट करूँगा तो वो भी करेंगे और वर्ल्ड को उसका नुकसान सहना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, हम क्या करेंगे? हम एक बिल्कुल आराम से बात करेंगे। एक एटमॉस्फेयर बनाया उन्होंने कन्वर्सेशन का। जॉन एफ कैनेडी ने क्या बोला? हम अटैक नहीं करेंगे क्यूबा के ऊपर, और लेकिन बदले में रशिया से क्या डिमांड करी कि जाओ अपनी जो ये मिसाइल्स हैं इनको लेकर चले जाओ, यू शुड विदड्रॉ मिसाइल स्टेशन फ्रॉम क्यूबा। तो ये था फोर्थ फेज़। नाउ कम्स फिफ्थ फेज़ 2.3.5 जो स्टार्ट हुआ 1962 से 1969 में। इस फेज़ में क्या बता रखा है? यहाँ की कोऑपरेटिव रिलेशनशिप था किसके बीच में? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अभी गया ही था। अब ये देखा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ जब इतनी मिसाइल सेटअप हो गई थी, तो अब वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्टेंस थी कि अब क्या था? जो न्यूक्लियर वेपन्स है इनको बैन करना चाहिए। तो दोनों की दोनों साइड एग्री हो गई, यूएसए भी और यूएसएसआर भी, और उन्होंने क्या कर दिया? एनपीटी साइन की, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। इसमें क्या बोला गया कि हम क्या कर देंगे? अब इनको बैन कर देंगे। वी आर नो लॉन्गर गोइंग टू यूज़ ऑल दीज न्यूक्लियर वेपन्स। इसको साइन किया गया था 1968 में। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हुआ दोनों के बीच में, यूएसए के भी और यूएसएसआर के भी। और जो कोल्ड वॉर था लेकिन वो अब भी कंटिन्यू ही था। क्यों? क्योंकि अभी वियतनाम वॉर भी हुआ था। तो अभी क्या था? कोल्ड वॉर चल ही रहा था, लेकिन म्यूचुअल क्या हो गया था? उनके बीच में रिलेशन सेटअप हो गए थे, बिल्ड हो गए थे। नाउ कम्स सिक्स्थ फेज 1969 टू 1978। इसमें बता रखा है कि अब की बार जो उनकी जो एग्रीमेंट्स हुए यूएसए और यूएसएसआर के बीच में वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस जो स्कॉलर्स थे वो उन्होंने क्या अनाउंस कर दिया? DETENTE। इस वर्ड का मीनिंग होता है कि परमानेंट रिलैक्सेशन हो गया। ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड एक दूसरे के लिए एग्री हो गई, अब उनके रिलेशन अच्छे हो गई। लेकिन क्या हो गया? अमेरिका का जो प्रेसिडेंट थे और यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, यूएसए के और यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि कोल्ड वॉर को एंड कर दे। SALT सॉल्ट ट्रीटी साइन हुई 1972 में। और क्या हो गया? बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुई 1978 में। इन दोनों से ही क्या हुआ? दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के पास क्लोजर आने लग गई। लेकिन अमेरिका क्या चाहता था? अमेरिका वांटेड टू इम्प्रूव इट्स रिलेशनशिप विद चाइना, और चाइना क्या था? कम्युनिस्ट था। तो उसने क्या किया? सीक्रेट विजिट स्टार्ट कर दी 1971 में चाइना के लिए। अब क्या हो गया? अब जो इनके रिलेशंस थे दे वर शॉर्ट लिव्ड, अब ख़राब होने लग गई वापस। क्या हुआ? अमेरिका ने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया डिएगो गार्सिया, एक मिलिट्री बेस बना दिया। और इसको देखकर कि मिलिट्री बेस बना दिया अमेरिका ने, रशिया ने क्या सोचा कि ये हमारे ऊपर फिर से स्पाई कर रहा है, कि ये देखने के लिए कि इंडियन ओशियन में रशिया ने अभी अपनी मिसाइल रखी हुई है या नहीं रखी हुई। फिर से बांग्लादेश क्राइसिस हुआ 1971 में। इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडिया की हेल्प की रशिया ने और यूएसए ने हेल्प की पाकिस्तान की। फिर से दोनों क्या हो गए? आपस में एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो गए, दोनों सुपर पावर्स। ऐसे ही इजिप्ट इसराइल वॉर में भी हुआ। नाउ कम्स द लास्ट फेज 1979 टू 1987। इस फेज़ के बारे में फिर से नोटिस किया गया कि कोल्ड वॉर अब और डीप इन हो रहा है। वैसे तो इन्होंने सॉल्ट सेकेंड और 1979 में इन्होंने साइन कर ली ताकि अब इनकी आर्म रेस ना हो, रिड्यूस कर लिया इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को। लेकिन फिर भी क्या हुआ? अफगानिस्तान में वॉर हुआ। अफगानिस्तान में भी दोनों साइड ने, यूएसए यूएसएसआर, देवर अगेंस्ट ईच अदर।
और क्या हुआ, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो गई थी इन दोनों की अफगानिस्तान में, जिसने क्या करते एक दूसरे के एलाइज को सपोर्ट भी मिल रहा था, यानी इनके एलाइज इनको सपोर्ट भी कर रहे थे। और क्या हुआ, साथ साथ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ह्यूमन राइट और ओपन डिप्लोमेसी स्टार्ट कर दी। इसमें क्या बताया गया, इसमें रशिया को डिफेम किया गया, बेइज्जती की गई। क्या बोला गया कि जो रशिया में लोग रह रहे हैं उनको क्या कर रखा है, उनके वेलबींग के ऊपर क्वेश्चन किया गया कि उनको ह्यूमन राइट्स मिल भी रहे हैं कम्युनिस्ट रशिया में या नहीं मिल रही। ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालने का काम कर दिया किसने, सॉल्ट सेकेंड ट्रीटी, जब उसको यूएस सेनेट ने रेटिफाइड ही नहीं किया। जो सॉल्ट सेकेंड ट्रीटी हुई थी 1979 में आर्म रेस को कम करने के लिए, उसको रेटिफाई नहीं किया गया। 1980 में अमेरिका ने क्या बॉयकॉट कर दिया, ओलंपिक गेम्स हुए थे जो ओलंपिक मॉस्को में हुए थे उनको मना कर दिया कि हम ये गेम्स नहीं खेलेंगे। तो बिल्कुल अब कोऑपरेशन ख़त्म हो गया था दोनों कंट्रीज़ के बीच में। बाय 1985 अब क्या हुआ, जो अफ़गानिस्तान का जो वॉर हुआ था उसमें दोनों की कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गई थी और उसमें यूएसएसआर को बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी थी। क्यों, क्योंकि यूएसएसआर के रिसोर्सेज सारे ख़त्म हो गए थे और दोनों अब कंट्रीज़ एग्रीमेंट लिया, दोनों कंट्रीज़ वहाँ से अपनी फोर्सेस को लेकर आ गए। अब और क्या हुआ, अब अमेरिका किसके साथ रिलेशन डेवलप कर रहा था, चाइना के साथ, सीक्रेट रिलेशंस 1971 में। अब न्यू चैप्टर ऐड हो गया, सीनो रशिया रिलेशनशिप बिगेन। जब 5 ईयर का ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया चाइना और रशिया के बीच में, तो इसने और मतलब रशिया और चाइना के रिलेशन डेवलप होने लग गए। तो इससे अमेरिका को इरिटेशन हुई और वापस क्या हो गया, रेगुलर कांटेक्ट इन दोनों के बीच में जब चाइना रशिया के बीच में हो गया तो इससे अमेरिका इरिटेट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक 2.4 द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। अभी तक हमने देखा कि कोल्ड वॉर कैसे चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, लेकिन एक ऐसा टाइम आया 1991 में जब यूएसएसआर खुद स्प्लिट हो गया 15 कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग रशिया। तो उससे क्या हुआ, अब सडन चेंज हुआ, कम्युनिज्म का एंड हो गया। एक सडन चेंज आया कि जो यूएसएसआर था और उसके जो बाकी जो कम्युनिस्ट स्टेट्स थे वो ब्रेक हो गए। प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ, 1988 में पोलैंड ने डिमांड करी कि हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, अब फुल बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। और जब ऐसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए तो वहाँ कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट थी वो हार गई। और बाकी ऐसे ही ग्रेजुअली क्या हुआ, पोलैंड ने, हंगरी ने, देन चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, सभी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए। तो सभी में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसको पावर से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्या हुआ, ईस्ट जर्मनी के जो लोग थे उनकी सिचुएशन बिल्कुल डिफ़िकल्ट थी। उन्होंने ये समझ लिया था कि जो वेस्ट जर्मनी है वो हमसे काफ़ी बेहतर है। और जो कम्युनिस्ट लीडर थे जो ट्राई कर रही थी कि अभी हमारी गवर्नमेंट यहाँ बची रही, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, बर्लिन वॉल को भी तोड़ दिया गया, वहाँ के कॉमन सिटीजन्स ने उसे तोड़ दिया। और फाइनली क्या हो गया, 1991 में जो यूएसएसआर था वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्प्लिट हो गया, 14 कंट्रीज़ प्लस रशिया। फॉलोइंग दिस जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि अब तो पक्का कोल्ड वॉर का एंड हो ही गया। क्यों, क्योंकि कंट्रीज़ जो नेटो वॉर्सो की जो कंट्रीज़ थी यानी यूएसए यूएसएसआर की जो कंट्रीज़ थी उन्होंने अब एक पैक्ट साइन कर लिया जिसमें क्या बोला गया कि अब ये दे विल कोऑपरेट विद ईच अदर। और क्या बताया गया कि जो उनकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी पहले वाली कंट्रीज़ अब वो चेंज कर देंगे किसमें, अब क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट तो रही नहीं तो अब क्या आ जाएगा, इनका जो सिस्टम था वो भी अब डेमोक्रेसी आ जाएगी इनके अंदर, कैपिटलिज्म को फॉलो करेंगे ये सब। तो ऐसे ही क्या हुआ, अब ये जो खुद कंट्री जो अलग हुई है ना यूएसएसआर से, इनके बीच में बहुत वॉर हुए। स्लोवाकिया में वॉर हुआ जिसमें उन्होंने अपने आप को डिवाइड कर दिया चेक्स में और स्लोवैक्स में। ऐसे ही युगोस्लाविया में भी हुआ, बोस्निया हर्जनगोविना में, क्रोएटिया में, इन सभी में क्या हो गया, स्प्लिट होते चले गए ये। और क्या हुआ, बोस्निया में वो हुआ, वॉर हुआ जिसकी वजह से सर्ब्स, क्रोट्स और मुस्लिम्स ये अलग अलग हो गए। ऐसे ही क्या हुआ, न्यूक्लियर आर्म रेस थी जो अब वो चली गई, वो हेडेक बन गया, किसका, सिर का दर्द बन गया इंटरनेशनल कम्युनिटी का। क्या बोला गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी खुद टेंशन में थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब जो गवर्नमेंट आए रशिया में या बाकी अलग अलग कंट्रीज़ में वो ऐसी आ जाए कि वो स्टेबल ना हो और वो न्यूक्लियर वेपन्स को गलत तरीके से यूज़ करे, तो इससे तो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या सोचा कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने की बजाय बेटर क्या है कि हम क्या करें, अपने पास रख ले इनको, नेचुरल डिज़ास्टर को स्टॉप करने के लिए हम ये न्यूक्लियर वेपन्स को अपने पास रख ले और स्टेबिलिटी आ जाएगी अमंग द ईस्टरवाइल कम्युनिटी
कम्युनिस्ट कंट्री में वो कंसर्न बन गया कि अब जो ये कम्युनिटी निकली है, जो कम्युनिस्ट रूल को ख़त्म किया इन्होंने, अब इनके अंदर क्या किया जाएगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी इनको बना दिया गया कि अब ये डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं किसी भी कंट्री से जिससे ये ट्रेड करना चाहते हों। अब यूएसए, यूएसएसआर, अब यूएसएसआर तो रहा नहीं, तो यूएसए के, रशिया के, इनके रिलेशंस भी स्लोली ठीक होने लग गए। बाकी सारी कंट्रीज़ में भी क्या हो गया, सभी के रिलेशंस ठीक होने लग गए। लेकिन अब यूएसए की हेजेमनी डेवलप हो गई। अब यूएसए ने क्या किया, जो ऐसा सिस्टम था जिसमें वो वर्ल्ड ऑर्डर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा था, यूएसए उससे बाहर आ गया। जैसे कि उसने यूएन की पीस कीपिंग फोर्स को मना कर दिया कि लिविंग बर्डन ऑन अदर मेंबर फैमिली में, उसने जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स थी उसमें उसने अपनी मिलिट्री फोर्स को नहीं भेजा, बल्कि क्या बोल दिया कि जो अदर मेंबर कंट्रीज़ है उन्हीं को बर्डन दो। ये मतलब अब यूएसए अकेला सोलो सुपर पावर रह गया, सोल सुपर पावर। तो अब क्या होगा, यूएसए की हेजेमनी डेवलप हो जाएगी।